हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की मास्टर क्लास नंबर 15 पर हैं और लेक्चर नंबर 15 में हम जो है फ्री कंसेंट को कर रहे हैं। और फ्री कंसेंट में अब तक हम सेक्शन नंबर 16 को डिटेल में कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 16 हमें जो है सेक्शन नंबर 15, 16, 17 तीनों को कर चुके हैं। और सेक्शन नंबर 17 जो है हमें फ्रॉड के बारे में बताता था। तो फ्रॉड में हमने 5 इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ा था कि कब हम कहेंगे कि एक पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ है और जो भी एग्रीमेंट किसी भी पर्सन ने किया है वो आपका जो है पूरी तरीके से जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ्रॉड की कंडीशंस का इस्तेमाल किया गया था। अब यहां पर इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम मिस रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। और जब भी हम बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। मतलब हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन किसी सेकंड पर्सन को दे रहे हैं या सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी जो है पोजीशन को ऑल्टर कर रहा है उस जो है गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। और फ्रॉड अगर हम सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18 में मेजर डिफरेंस देखने की बात करें तो यहां पर हमें दो चीजें दिखाई देंगी कि फ्रॉड में हमने देखा था कि आपका एक्ट सीरियस के साथ साथ मेन सीरिया भी होना चाहिए। मतलब आपकी इंटेंशन थी कि आप किसी के साथ में डिफ्रॉड करोगे, डिसीट करोगे, तभी जाकर के हम उसको जो है प्रूफ कर पाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको मेन सीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने जर्नली भी किसी से कोई बात कही जिससे कि आपको देखने को मिला कि क्या कहते हैं कि उस मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया और किसी भी फैक्ट्स को जो है अलग छोटे फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर भी आपने बोला, तब हम कहेंगे कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। और जो भी पार्टीज मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर होंगी तो वो एग्रीमेंट जो है हमारा वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है और मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। पहले बता दीजिए बोर्ड क्लियर है और वॉइस क्लियर है तो मैं सेशन को आपके लिए स्टार्ट करता हूं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपके लिए एकलव्य बैच लेकर आया है जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी 12 महीने लाइव क्लासेस में कराई जाएगी। 24 तारीख से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको फी रिफंड गारंटी भी दी जा रही है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 साल के अंदर मतलब 24 जुलाई 2024 से लेकर 24 जुलाई 2026 तक आप किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं 50% फीस आप जो है क्लेम कर सकते हैं। और आप अगर 2 साल के अंदर जज बन जाते हैं तो आप जो है 150% जो है फीस को रिफंड ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है, अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हो तो 37,500 का ये कोर्स 29,999 में दिया जा रहा है। अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। और मेरी जो तीनों क्लासेस चल रही हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बीएनएसएस, नया सीआरपीसी और सीपीसी, इन तीनों के नोटिफिकेशंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम अपने बेयर एक्ट पर और एक एक करके इन सारी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन हमारा सेक्शन नंबर 18 में दिया गया है। अब यहां से थोड़ा सा जो है क्या, थोड़ा सा हमारा फ्री कंसर्न का जो पार्ट है वो हमारा कंक्लूड होने की तरफ आ गया है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन को हम 18 में पढ़ लेंगे। फिर 19 और 19A जो है वो हम आज नहीं कवर करेंगे। यहां पर आपको बताया गया है कि अगर कोर्जन हुआ था, ठीक है, कोर्जन, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 में फ्रॉड हुआ है या फिर 18 में आपका मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर वैलिड मानेंगे, ठीक है, वॉइड मानेंगे या फिर नॉट वॉइडेबल मानेंगे। ये जो है ये सारी चीजें हमें कहां पर बताई गई हैं, ये सारी चीजें हमें 19 और 19A में इनके जो है कॉन्सिक्वेंसेस को बताया गया है। लेकिन अगर फिर आप इससे आगे चलोगे 19A से, अगर आप 20 पर आओगे, 20, 21, 22, ठीक है, 23 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको जो है इससे पहले कवर करा दिया था। तो अगर आप 20 पर आओगे, 20, 21, 22 पे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमें किसके बारे में बताता है, मिस्टेक के बारे में बताता है कि अगर बाइलेटरल मिस्टेक है, मतलब दोनों पार्टी मिस्टेक कर चुकी हैं, बोथ दी पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट अगर मिस्टेक कर चुकी है, तब इंडिया में उस एग्रीमेंट की क्या वैल्यू रहेगी
और यहां पर अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक ही पार्टी मिस्टेक कर चुकी है, तब क्या रहेगी, और अगर आपने मिस्टेक इंडियन लॉ को लेकर की है तब के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर आपने मतलब फॉरेन लॉ के रिस्पेक्ट में कोई भी मिस्टेक की है तब के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये चीजें आपको यहां पर सेक्शन 20, 21, 22 के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आज का जो मेन मोटिव है वो 18 को पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद 20, 21, 22 को कवर करेंगे, और जो कल सेक्शन रह जाएगा वो 19 और 19A रह जाएगा, जहां पर हम सेक्शन नंबर 15, 16, 17 और 18 के कॉन्सिक्वेंसेस को करके अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट की जो है पूरी तरीके से इस पूरे फ्री कंसेंट के टॉपिक को समझ लेंगे। अब एक बार पहले इसको जनरल रीड करते हैं, फिर इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके समझेंगे और आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन मींस एंड इंक्लूड। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या, इसका क्या मतलब है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए क्लॉज नंबर 1 कह रहा है द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of a person making it of that which not true though he believes it to be true। सिंपल भाषा में यहां पर अगर मैं आपको क्लॉज नंबर 1 को समझाऊं तो सबसे पहली कंडीशन ये बताई गई है कि मान लीजिए एक ऐसा फैक्ट है जो एक इंसान ने कहीं से उसके पास आया और उसने उस फैक्ट को इतना बड़ा चढ़ाकर दूसरे पर्सन को बोल दिया है, और उस पर्सन को खुद ही पता है कि ये फैक्ट पूरी तरीके से सही नहीं है, और उस जो बड़ा चढ़ाकर फैक्ट बोला जा रहा है तो दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, दूसरा पर्सन उस फैक्ट पर बिलीव भी कर रहा है। तो ये बात आपको जो है क्लॉज नंबर 1 में बताई गई है कि एक छोटी सी बात है या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो आपको पता चला, आपने उस फैक्ट को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दिया कि वो सामने वाला पर्सन उस पर विश्वास करने लगा, ठीक है। तो ये जो है पहली कंडीशन आपको यहां पर बताई गई है, इसको अभी डिटेल में समझते हैं। दूसरे क्लॉज को पढ़िए, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां पर कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझो, मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या बताया गया। मिसरिप्रेजेंटेशन आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर हम किसी भी ड्यूटी को ब्रीच तो करा रहे हैं, एक फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर तो बता रहे हैं, ठीक है, और उस फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताने पर हमारा कोई डिसीव करने का इंटेंशन नहीं, सॉरी, डिसीव करने का इंटेंशन मतलब फ्रॉड करने की इंटेंशन नहीं है। समझ में आया। तो फ्रॉड में क्या बोला, सेक्शन नंबर 17 में क्या बोला कि आपकी इंटेंशन है, आपकी मेंसीरिया है कि आप उसके साथ डिसीव करोगे। उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था कि एक पर्सन है जो एग्रीमेंट में आना चाह रहा है किसी के साथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहा है किसी के साथ, लेकिन वो इस बात को पहले से ही अपने दिमाग में बिठाकर बैठा है कि मैं एग्रीमेंट तो साइन कर लूंगा, उसके बावजूद भी मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा। तो वहां डिसीव का एलिमेंट था, मिसरिप्रेजेंटेशन में वो डिसीव का एलिमेंट जो है गायब है। तो यहां पर अगर आपका जो स्टेटमेंट है विदाउट एनी इंटेंशन कि दूसरी पार्टी के साथ उसको आप हार्म करोगे, डिसीव करोगे, अगर विदाउट डिसीव करने का भी मोटिव से आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दी है, तब भी वो आपके किस में आ जाएगा, सेक्शन नंबर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। अब आगे इसमें क्या बोला, गेन एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, मतलब जिस पर्सन के साथ ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है उसको आप कोई ऐसी चीज बता रहे हो जहां पर आप एडवांटेज गेन कर रहे हो, गेन द एडवांटेज दूसरे पर्सन से, और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम by misleading another to the prejudice or to the prejudice to anyone claim under him। क्लियर, क्लियर है। यहां पर मतलब जो हमने डायग्राम बनाया था लास्ट वाले में कि वो जो खुद पर्सन है वो कर ले, या फिर उसका जो सबऑर्डिनेट है जो उसने अपॉइंट किया है वो कर रहा हो, किससे कर रहा हो, दूसरी पार्टी को स्टेटमेंट दे रहा हो, या फिर दूसरी पार्टी के एजेंट जो उसने अपॉइंट कर रखे हो उसके साथ ये सारी चीजें कर रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, और वो विदाउट इंटेंशन टू डिसीव कर रहा है, तो कहेंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ था। क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड क्लॉज इज कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, ठीक है, causing however innocently a party to a agreement to make a mistake as the substance of things which is subject to the agreement। ठीक है, अब ये 3 क्लॉजेस हमें यहां पर बताए गए हैं, ये 3 क्लॉजेस जो है हमें यहां पर बताए गए हैं। अब इन 3 क्लॉजेस को अगर हम जो है एक एक करके एग्जांपल के तौर पर समझें तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आइए सबसे पहले सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 जो कि आपको मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है।
अब सेक्शन नंबर 18 का क्लॉज 1, 3 कंडीशंस आपको बेसिकली इसमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पहली आपकी कंडीशन है ओनली विद द रिगार्ड ऑफ फैक्ट। सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज का मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो फैक्ट्स के रिगार्डिंग ही होगा। किसके रिगार्डिंग होगा? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के रिगार्डिंग होगा। क्योंकि मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो तो पर्सनल ओपिनियन के रिस्पेक्ट में कोई भी नहीं है, और आप अगर किसी भी लॉ के रिस्पेक्ट में ओपिनियन दे रहे हो तो लॉ के रिस्पेक्ट में भी आपका कोई ओपिनियन नहीं माना जाएगा। तो लॉज पर और पर्सनल ओपिनियन पर ना तो फ्रॉड हो सकता है ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। इस चीज को अभी हम सेक्शन 21 में डील करेंगे, ठीक। तो अगर आप जो है किसी भी फैक्ट के रिस्पेक्ट में कोई भी बात बोल रहे हो तब आपका जो है रिप्रेजेंट मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। दूसरी कंडीशन है, दूसरी है मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो फैक्ट्स होने चाहिए, सेकंड कंडीशन है ये जो फैक्ट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट। क्लियर? ये जो फैक्ट्स होंगे कैसे होंगे? मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर एग्रीमेंट होंगे। और तीसरी यहां पर कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन जो आपकी पहली लास्ट वाली कंडीशन लास्ट सेक्शन में हमने देखी थी कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, ठीक है। तो फ्रॉड में दो चीजें थी, एक तो आपका जो है एक्ट सीरियस था प्लस मेंसीरिया था, लेकिन यहां पे ये दोनों होना जरूरी थे। यहां पर आपका मेंसीरिया नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मेंसीरिया नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब यहां पर आपको ये देखना है मेंसीरिया नॉट रिक्वायर्ड कि आपकी इंटेंशन नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप किसी के साथ डिसीव करोगे। यही चीजें तो अभी हमने पढ़ी। अब यहां पर जो इसका पहला क्लॉज है, पहला क्लॉज आपसे कहता है कि पॉजिटिव एजर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल भाषा में आप अगर समझो तो ये हुआ कि एक छोटा सा फैक्ट था कि मान लीजिए क्रेटा एक कार है जो कि आपका 20 का माइलेज देती है, ठीक है। लेकिन नीलेश क्या कर रहे हैं? नीलेश यहां पर विजय मिश्रा को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्रेटा गाड़ी का एवरेज 21 का हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है? यहां पर नीलेश की कोई इंटेंशन नहीं है। उन्होंने टीवी में ये सुना कि अब भाई क्रेटा 21 का एवरेज देने लगी है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है जर्नली विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव के जो है क्या कर दी, विदाउट एनी बैड इंटेंशन जो है विजय मिश्रा को पास कर दी, ठीक है। तो पहली बात आपको यहां पर ये बताई गई है। और दूसरा एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। ये जो इंफॉर्मेशन, अब देखो दूसरा क्लॉज इसी एग्जांपल से समझो कि ये जो नीलेश इंफॉर्मेशन विजय मिश्रा को पहुंचा रहे हैं उसमें उनका कोई भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, और वो ये नहीं सोच रहे कि मैं इसके साथ में जो है क्या कर दूंगा, इसके साथ में कोई डिसीव विदाउट एनी इलविल और विदाउट एनी जो है बैड मोटिव वो जो है इस इंफॉर्मेशन को बता नहीं रहे। क्लियर? ठीक है। हाँ, गुड फेथ में बता रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो, या फिर इनडायरेक्ट वे में अगर आप जो है जो बियर एक्ट की लैंग्वेज है उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि विदाउट इलविल जो है नीलेश इस इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं विजय मिश्रा तक, ठीक है। ये बेसिकली लेजिस्लेचर आपको बताना चाह रहा है। तीसरा कह रहा है कॉजिंग इनोसेंटली अ पार्टी टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है। आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि दूसरी पार्टी ने मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें किसमें आएंगी? ये तीनों ही चीजें आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन में आएंगी। तो ये है पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां पर हमने बेसिकली 4 सेक्शंस को अब तक पढ़ लिया है, ठीक है। फ्री कंसर्न में 4 सेक्शंस को 3 क्लासेस में अलग अलग पढ़ा। सेक्शन नंबर 15 में आपने पढ़ा था कोर्जन, ठीक है। 16 में पढ़ा था, इसमें हमने कोर्जन पढ़ा, इसमें हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, ठीक है। 17 में हमने क्या पढ़ा? 17 में हमने फ्रॉड पढ़ा, और 18 में हमने मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा। अभी हम ये 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो 19 और 19A में दे रखे हैं कि अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें कोर्जन इनकॉर्पोरेट था, तो ऐसे केसेस में कोर्जन की यहां पर जो है क्या वैल्यू रहेगी? क्लियर? कोर्जन की यहां पर जो है क्या रहेगा? कोर्जन की यहां पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट कोर्जन के होने के बाद में उसका क्या इफेक्ट होगा, ये 1920 में आपको दे रखा है। मतलब सेक्शन 19 और 19A में आपको दे रखा है। अब इसके बाद हमें जो है एक और तरह का जो फ्री कंसर्न में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज मिस्टेक। अब हम मिस्टेक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मिस्टेक आपका सेक्शन नंबर 20 में दे रखा है, तो एक बार सेक्शन नंबर 20 को निकालेंगे तो आपको डायरेक्टली मिस्टेक समझ में आएगा, वरना पहले मैं समझा देता हूं फिर हम डायरेक्ट को रीड कर लेंगे, ठीक है। मिस्टेक यहां पर 2 तरीके से हो सकती है। सेक्शन 20 आपसे क्या कहता है?
मिस्टेक दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, एक तो बायलेटरल मिस्टेक, एक यूनिलेटरल। बायलेटरल हो सकती है या फिर यूनिलेटरल हो सकती है। बायलेटरल मतलब क्या होता है कि जो भी मिस्टेक है, ठीक है, उसमें बोथ दी पार्टीज, दोनों पार्टियों का फॉल्ट है, फॉल्ट ऑफ बोथ दी पार्टीज, ठीक है। यूनिलेटरल का मतलब क्या है कि एक सिंगल पार्टी का फॉल्ट है, सिंगल पार्टी का फॉल्ट है, दूसरी पार्टी का फॉल्ट ही नहीं। क्लियर? तो बायलेटरल और यूनिलेटरल दो तरह की मिस्टेक होती है। अब सेक्शन नंबर 20 किसकी बात करता है कि फॉल्ट ऑफ बोथ दी पार्टीज, किसकी बात करता है? फॉल्ट ऑफ बोथ दी पार्टीज, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 20 है। 20 किसके बारे में बात कर रहा है कि दोनों पार्टी अगर क्या करेंगी, दोनों पार्टी अगर मिस्टेक कर रही हैं तो ऐसे केसेस में उनके जो एग्रीमेंट है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो म्यूचुअल मिस्टेक में आपको बताया है कि जो एसेंशियल, अब यहां पर आपको सेक्शन नंबर 20 को रीड करना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 20 को अब यहां पर आपको पहले रीड करना होगा, तब आपको ये चीजें जो है समझ में आएंगी, ठीक। तो यहां पर आइए, यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, यहां पर आपसे बोल रहा है एग्रीमेंट void where both the parties are under mistake as to the matter of facts, ठीक है। अब यहां पर तीन चीजें इससे निकल कर आएंगी, ठीक है। तीन चीजें क्या क्या निकल कर आएंगी आपको ये सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, पहला पॉइंट है वो void कहलाएंगे। void कब कहलाएंगे? जब दोनों ही पार्टीज बोथ द पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक किसकी? मैटर ऑफ फैक्ट्स की, ठीक है। तो यहां पर जो है 4 पॉइंट निकल कर आए कि अगर सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक किस पे होगी, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ पर और पर्सनल ओपिनियन पर आपका ना तो फ्रॉड हो सकता है, ना मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ना ही मिस्टेक हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ किस पर होगी? मैटर ऑफ फैक्ट्स पे होगी। तो अगर कोई भी मैटर ऑफ फैक्ट्स है जहां पर दोनों ही पार्टियां मिस्टेक कर रही हैं, तो वो सारे एग्रीमेंट आपके कैसे कहलाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे, ठीक। तो अब इसको रीड करो, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर द मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्लियर बोला? अब यहां पर एसेंशियल टू एन एग्रीमेंट क्या होगा? यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी भी फैक्ट पर अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट पर आपने अपना ओपिनियन दिया है, या मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर के बोथ दी पार्टीज क्या है, बोथ दी पार्टीज अपने अपने पार्ट पर गलत है, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि उन्होंने मिस्टेक की है और ये जो एग्रीमेंट बनाया गया है ये हमारा वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसका इन द आई ऑफ लॉ कोई भी वैल्यू नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर क्या बोली? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बोली मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, कि जो भी आपका मैटर ऑफ फैक्ट है उसका एसेंशियल, जो एग्रीमेंट की एसेंशियल थिंग है, उसको लेकर के यहां पर जो है क्या है, दोनों पार्टी इग्नोरेंट थी, दोनों पार्टियों को पता नहीं था, तब जाकर के वो एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है। इसका मतलब अब यहां पर मैटर ऑफ फैक्ट क्या होगा? मैटर ऑफ फैक्ट होगा आपकी जो है इंपॉर्टेंट 2-3 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर ही कोई ना कोई डिस्प्यूट था। आप जो है किसी दूसरी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी चीज के लिए हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मान लो एक हमें कार खरीदने जानी है, ठीक है। अब कार में आप देखोगे तो आपकी जो बलिनो है और आपकी i20 है, एक जैसी गाड़ी दिखती है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि आप मारुति के शोरूम पर गए, आपने कहा कि आपको बलिनो खरीदनी है, ठीक है। तो बलिनो खरीदनी है, आपने उनको टोकन दिया और टोकन देकर आप वापस आ गए। उन्होंने फिर आप जब डिलीवरी की डेट आई तो उन्होंने आपको गाड़ी तो दी, लेकिन बलिनो नहीं दी, i20 दे दी, या फिर ग्लेंजा दे दी। आपने कहा ब्लू कलर की बलिनो चाहिए थी, उन्होंने ब्लू कलर की जो है बलिनो नहीं थी, तो उन्होंने ब्लू कलर की टोयोटा वालों से मंगा के ग्लेंजा आपको दे दी। तो यहां पर क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट मैटर है किसका? आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वही चेंज हो गया। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एग्रीमेंट है। तो अगर सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाता है तो आप कह सकते हो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोथ दी पार्टीज ने किया है और आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। दूसरा है कि करेक्टर ऑफ द एग्रीमेंट।
ठीक है, कि करेक्टर जो भी एग्रीमेंट का है वो आपका कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, जिस चीज के लिए प्रॉमिस किया गया था वही फुलफिल होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है अगर वही चेंज हो रहा है और दोनों पार्टीज उस पर कुछ गलती कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में हम ये मानकर चलेंगे कि वो सारे एग्रीमेंट क्या होंगे, वो सारे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक इंपॉर्टेंट बात बताता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या है, इसका जो है एक तरह से एक्सेप्शन है। एन एरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ थिंग्स व्हिच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड टू अ मैटर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, कि मान लो अगर वैल्यूएशन से रिलेटेड किसी भी जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसके प्राइस से रिलेटेड या फिर वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास आता है, तो यहां पर क्या बोला गया, यहां पर आपसे बोला गया कि वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, किसी भी चीज के प्राइस के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है या फिर कोई भी मिस्टेक आपने की है, तब यहां पर यह नहीं माना जाएगा कि वो मैटर ऑफ फैक्ट, मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, यहां पर आपसे एक चीज बोली गई कि मान लीजिए कि एक जो है गाड़ी खरीदने आप जाते हैं, उसकी गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए थी, कंपनी आपसे बहुत ज्यादा खुश थी। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहां पर आपको वो गाड़ी 5 लाख की गाड़ी 1 लाख रुपए में दे दी। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इस वैल्यू को लेकर के, यहां पर एक्सप्लेनेशन यही बता रहा है कि ये जो वैल्यू है इसके मैटर ऑफ फैक्ट को हम लेकर के चैलेंज नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि पार्टीज दोनों इग्नोरेंट हैं, दोनों ने मिस्टेक की है, गलती से गाड़ी दे दी है। तो वैल्यू को लेकर के कभी भी आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के रिस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। ये बात आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन ने बताई है। क्लियर है इतनी बात सभी को, इतना समझ में आया। सेक्शन 20 हुआ, आगे चले। अब आता है सेक्शन नंबर 21 और सेक्शन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इनके इलस्ट्रेशन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर आपसे बोला है चाहे एक पार्टी लॉ को लेकर गलती कर रही हो या फिर दोनों ही पार्टी लॉ को लेकर इग्नोरेंट हो, अगर आपने इंडियन लॉ को वायलेट करते हुए किसी भी एग्रीमेंट को एंटर किया है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एग्रीमेंट आपका जो है वॉइड है, वो आपका क्या होगा, नॉट वॉइडेबल। इसका मतलब क्या होगा कि लॉ आपको नहीं पता, ये डिफेंस आप कभी भी नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लॉ पता ही नहीं था। जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और आपने टिकट नहीं लिया हुआ है, फिर भी जाकर आप एसी फर्स्ट क्लास में बैठ गए हो, ठीक है, या फिर आपने जनरल का टिकट लिया हुआ है और आप सेकंड एसी में ट्रेवल करने चले गए हो या स्लीपर क्लास में ट्रेवल करने चले गए हो जहां पर रिजर्वेशन कराना पड़ता है, और आप गए, टीटी ने आपको पकड़ लिया और आप कह रहे हो साहब मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे तो ये मालूम था कि ये पूरी जो छुक छुक गाड़ी है, ठीक है, लौपत गामिनी है, इसमें अगर हम जाकर के एक टिकट खरीद लेंगे तो हम किसी भी डिब्बे में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के एक्सक्यूजेस को नहीं ले सकते अपने डिफेंस में। ठीक है, तो इंडियन लॉ का यहां पर सिंपल बात बताई गई है कि अगर इंडियन लॉ में आपने वायलेट करके कोई भी एग्रीमेंट किया है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, वो आपके लिए एज अ डिफेंस कभी भी काम नहीं करेगा। इसको एक बार रीड करिए, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू द लॉ। अब यहां पर याद रखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चाहे एक पार्टी जो है लॉ का इग्नोरेंस कर रही हो या फिर बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है, आपका क्या कर रही हैं, बोथ द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट क्या कर रही हैं, आपका यहां पर जो है इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रही, मतलब लॉ का इग्नोरेंस उन्होंने किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। ठीक है, नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड तो है नहीं, वॉइड नहीं है। जब वॉइड नहीं है तो क्या है, हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय द मिस्टेक टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, अगर किसी भी लॉ के वॉयलेशन को करके, इंडियन लॉ जो कि प्रेजेंट में काम कर रहा है उसके वॉयलेशन को करके कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट में आ गई और उसके बाद वो ये कहती हैं, जब भी उनके ऊपर पकड़ा जाता है, कोई भी गड़बड़ होती है तो वो ये कहती हैं सर हमें पता ही नहीं था कि भारत में ऐसा कोई कानून है। तो लॉ ये कहता है कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, आपको लॉ के बारे में हर एक चीज पता होना चाहिए और आप इस तरीके से कोई भी चीजें नहीं, इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं कर सकते।
ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या कहते हैं, यहां पर आपको जो है क्लियरली ये बात इंडिकेट की गई है। तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपने इंडियन लॉ के इग्नोरेंस में जाकर बना लिए हैं वो आपके नॉट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। प्लीज राइट इट डाउन और यहां लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको कीजिए हाईलाइट। प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाने वाला, रिपीटेड पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रीलिम्स में हर एक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है बट अ मिस्टेक एज टू द लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया। मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, फॉरेन लॉ की बात हो रही है। वो लॉज जो कि इंडिया में अभी जो है क्या, इंडिया में अभी फोर्स में नहीं, इंडिया में अभी फोर्स में नहीं है, उन लॉज के ऊपर आपने उन लॉज को जो है इग्नोर करते हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो ठीक ठीक, हैज द सेम इफेक्ट एज टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो सेक्शन नंबर 20 था, जो सेक्शन नंबर 20 था उसको लेकर के, सेक्शन नंबर 20 था उसको लेकर के उसी का जो है क्या कहते हैं, सेम इफेक्ट आपका होने वाला है। मतलब सेक्शन 20 का कह रहा था, सेक्शन 20 इसका मतलब अगर फॉरेन लॉ के इग्नोरेंस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया है, कोई भी एग्रीमेंट आपने बना लिया है तो वो वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, क्योंकि सेक्शन 20 का जो इफेक्ट है वो हमें क्या बताता है, बताता है कि सब मतलब अगर कोई भी एग्रीमेंट में पार्टीज आई हैं इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट बोथ दी पार्टी म्यूचुअल मिस्टेक पे, तो हम उसको वॉइड बोलते हैं। बताइए, यही तो थी। तो अगर इंडियन लॉ के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है, अगर इंडियन लॉ के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो इंडियन लॉ के प्रोस्पेक्टिव में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप किसी भी एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद चाहे एक पार्टी के इग्नोरेंस से हुआ हो या फिर दोनों पार्टी के इग्नोरेंस से हुआ हो, और ये डिफेंस लो कि सर ये तो हमने गलती से एंटर कर लिया, हमें तो इस बारे में कोई भी जानकारी ही नहीं थी, हमें कुछ पता ही नहीं था कि इंडिया में इस तरीके का कोई भी लॉ है, तो आप उसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स आपके नॉट वॉइडेबल की कैटेगरी में आएंगे। वहीं पर अगर आप फॉरेन लॉ को इग्नोर करते हुए कोई भी जो है कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं तो वो आपके वॉइड कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, सेक्शन 20 का इफेक्ट होगा। सेक्शन 20 बात करता है किसके रिस्पेक्ट में, हमारे सेक्शन किसके बारे में बात करता है, डायरेक्टली हमारे जो है किसके बारे में बात कर रहा है, हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। एक बार इसका इलस्ट्रेशन रीड कीजिए। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द एरोनियस बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर डेब्ट इज बार्ड बाय द इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। यही इलस्ट्रेशन एज इट इज लिखा हुआ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 पर आइए। सेक्शन नंबर 22 किस बारे में बात कर रहा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। यहां पर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय द मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज द मैटर ऑफ फैक्ट। अब एक चीज कॉमन देखी आपने, हर एक सेक्शन में मैटर ऑफ फैक्ट की बात हो रही है, हर एक सेक्शन में मैटर ऑफ फैक्ट की बात हो रही है। क्या यहां पर कोई मैटर ऑफ लॉ की बात कर रहा है या फिर मैटर ऑफ ओपिनियन की बात कर रहा है? बताइए, ये बताइए कि यहां पर आपसे कोई भी सेक्शन मैटर ऑफ लॉ या फिर पर्सनल ओपिनियन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है या फिर नहीं, प्लीज टेल मी। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका कोई भी सेक्शन जो है मैटर ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ पर या फिर आपके जो है किस पर, मैटर ऑफ लॉ और ओपिनियन पर बात नहीं कर रहा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट्स की ही बात हो रही है, मैटर ऑफ फैक्ट्स की ही बात हो रही है। तो 22 आपका क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake of matter of fact। क्या हुआ इसका मतलब, क्या हुआ इसका मतलब, सेक्शन नंबर 22 का क्या मतलब हुआ, कोई समझा सकता है मुझे? सेक्शन 22 का क्या मतलब है, कोई समझा सकता है क्या? यहां पर आपसे बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake of matter of fact। क्लियर? कि अगर एक पार्टी की गलती से किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट्स पर गलती से दूसरी पार्टी ने भी एंटर कर लिया है तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या कहलाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके नॉट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। क्लियर? नॉट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है,
देखो तीन तरह से होते हैं, एक होता है वॉइड, ठीक है, एक होता है वैलिड, और एक आ रहा है आपका नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का मतलब इनडायरेक्ट वे में आपका वैलिड है, ठीक है, ये वॉइड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर बताई गई। सेक्शन नंबर 22 तक हमने इसमें क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 22 तक पढ़ लिया। 23 हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंसीडरेशन एंड व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो मैंने जब आपको कंसीडरेशन पढ़ाया था, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल पर्पस पढ़ाया था, तब मैंने ये आपको करा दिया था, ठीक है। अब आपका दो सेक्शन बचते हैं फ्री कंसेंट में, और वो दो सेक्शन क्या है, फ्री कंसेंट में आपके दो सेक्शन बचते हैं, वो हैं आपके कॉन्सिक्वेंस। और ये कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके सेक्शन नंबर 15 कोर्जन के, सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के, सेक्शन नंबर 17, ठीक है, सेक्शन नंबर 17, ठीक है, किसका, फ्रॉड के, सेक्शन नंबर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक। क्योंकि मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस, बाइलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस हम किस में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 20, 21, 22, इनमें साथ में ही दिए गए हैं, और ये तीनों सेक्शन आज हम कर चुके हैं। अब हमें इन चारों के, ठीक है, CUFM के यहाँ पर क्या करने हैं, CUFM के कॉन्सिक्वेंसेस कल की क्लास में पढ़ने हैं, जो कि आपके सेक्शन 19 और 19A में, जो कि आपके सेक्शन 19 और 19A में दिए गए, ठीक। तो कल की क्लास में हम फ्री कंसेंट के जो है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और फिर आगे जो है अपने सेक्शन 10 के बचे हुए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के अंदर कौन कौन से सेक्शन फॉल करते हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझ, इतनी क्लासेस कॉन्ट्रैक्ट की लगाई है, कितने लोगों ने पूरी सीरीज देखी है, कॉन्ट्रैक्ट समझ में भी आ रहा है या नहीं। कि अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है जिससे कि आपको मेरे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें, तो @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बेटा। सीपीसी की किस टाइम पर है, सीपीसी की क्लास जो है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो मुझसे कनेक्ट हो जाओ यहाँ पर, ठीक है। जो भी लोग नए आते हैं उनको मैं बता देता हूँ, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप इसके लिंक से मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओगे, वहां पर आपको क्लासेस के सारे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि मैं कौन सी क्लास लेने कब आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।